हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग क्लास 10th एसएसटी के 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बेटा। इस सेशन के लिए जो मेरे अनुसार 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो, और आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर वगैरह कर देना भाई। तो भाई तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग सिविक्स वाला सेक्शन कवर करेंगे, और सिविक्स वाले सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। बेल्जियम में लड़ाई का क्या कारण था, श्रीलंका में लड़ाई का क्या कारण था, बेल्जियम की सरकार ने कौन से स्टेप्स उठाए और श्रीलंका की सरकार ने कौन से स्टेप्स उठाए। चार क्वेश्चन है बेटा कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, बेल्जियम ने क्या क्या स्टेप्स उठाए उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के बाद, श्रीलंका ने क्या स्टेप्स उठाए, और पूरी कहानी से तुमने क्या सीखा। ऐसा करके बेटा चार पांच क्वेश्चन मिक्स हो रहा है इस क्वेश्चन में, और ये हमेशा 5 मार्क्स में आता है बेटा। तो बेल्जियम में बेटा हुआ क्या कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी थी, यानी कम थे, और कम होने के बावजूद भी पावरफुल थे। ये एक पहला रीजन था उनमें लड़ाई होने का। दूसरा, जो डच कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी थी, यानी ज्यादा थे। ज्यादा होने के बाद भी एजुकेशन उनमें नहीं था, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उन्हें फायदा भी नहीं हुआ था। बेनिफिटेड द डच कम्युनिटी बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, यानी उन्हें बहुत कम फायदा हुआ था बेटा। समझे, और ये दोनों कारण थे उनके लड़ाई का। श्रीलंका में क्या सर था, श्रीलंका में भी दो कम्युनिटीज रहती थी, एक सिन्हलाज, एक बेटा सिन्हलाज और दूसरी तमिल्स। सिन्हलाज का क्या सीन था भाई, सिन्हलाज का क्या सीन था, सिन्हलाज बेटा ज्यादा थे, डोमिनेटेड, और तमिल्स कम थे। तो सिन्हा क्या करते थे बेटा, मेजोरिटी में थे वे लोग, तो वो मेजोरिटेरियन स्टेप्स उठाए उन्होंने, यानी बहुत से ऐसे काम किए जिससे तमिल्स को हर्ट पहुंचा। जैसे क्या किया बेटा, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया उनका, और तमिल्स को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। तो ये बेटा पूरा कारण था उनके कॉन्फ्लिक्ट का। समझ में आया दोनों कम्युनिटी के। अब बेल्जियम ने क्या किया सर, बेल्जियम ने क्या किया कि अब देखा कि लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए चार स्टेप्स उठाए। पहला स्टेप ये उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अलग किया, और स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया। स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि तेरे पास ज्यादा पावर्स होंगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा कि जितने डच मिनिस्टर्स होंगे उतने फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे, तो दोनों मिनिस्टर्स बराबर होंगे, लड़ाई नहीं होगी। तीसरा स्टेप बेटा कि हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग लोग के लिए, डच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट और फ्रेंच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। और चौथा स्टेप उठाया बेटा कि जो डच मिनिस्टर्स थे और जो फ्रेंच मिनिस्टर्स थे, ये ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे, यानी ब्रुसेल्स में भी होंगे इक्वल। समझ रहे हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में और बेल्जियम में जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, दोनों में सेम फॉर्मूला, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स। और ये चार स्टेप्स है बेटा, इनको उठा के बेल्जियम में लड़ाई जो थी वो बचा ली गई। श्रीलंका में अब क्या हुआ सर, श्रीलंका में जब सिन्हलाज और तमिल के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका में क्या किया कि और भी क्या किया, सिन्हलाज को जॉब प्रोवाइड करने लगे बेटा, गवर्नमेंट जॉब्स देने लगे। आगे पहले से लेके घी डाल रहे हैं, सिन्हलाज को और गवर्नमेंट जॉब्स मिलने लगी। और बुद्धिज्म को बेटा, बुद्धिज्म को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, और तमिल को सप्रेस किया जाने लगा। पहले से तमिल नाडु है और तमिल को सप्रेस किया जा रहा है, और उनको डराने के लिए जो सिन्हला जिस रिलीजन से आते हैं बौद्धिज्म, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ये बेटा अलग अलग स्टेप्स उठाए गए। कंक्लूजन क्या सीखने को मिलता है कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को बचा लिया, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये बेटा पूरा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है। एग्जाम में बेटा आए तो अपन ध्यान से सुनो, पहली बात, एग्जाम में आए बेटा तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बेल्जियम में कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका में कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम, स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंका, और लास्ट में बेटा कंक्लूजन। ऐसे करके बेटा पॉइंट वाइज लिखोगे पूरे एक पेज में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर, सेकुलरिज्म क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो कौन से प्रोविजंस है जो इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाते हैं। तो सेकुलरिज्म क्या होता है भैया, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि नो ऑफिशियल रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब होता है भाई नो ऑफिशियल रिलीजन। जब एक देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता तो वो देश सेकुलर देश होता है, और सारे रिलीजन इक्वल होते हैं भैया। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब कि कोई भी एक रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और सारे रिलीजन इक्वल होंगे, उसे कहते हैं सेकुलर। अब इंडिया सेकुलर स्टेट क्यों है, तो सबसे पहली बात बेटा, इंडिया में कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं। दूसरी बात बेटा, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो सबको फ्रीडम
फ्रीडम देती है अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए। क्या देती है भैया? फ्रीडम देती है। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन देता है बेटा, राइट्स देता है हमें। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट्स देता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तब भी हमें हमारे राइट्स मिलेंगे। समझ रहे हो? जो आदमी किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता उसको भी उसके राइट्स मिलते हैं। और अगर कोई भी बेटा रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट मतलब ये सारी चीजें बैन है। अगर रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो तुम्हें जेल के अंदर ठूस के मोर बना के मारा जाएगा। और पांचवा पॉइंट हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है भैया? इक्वालिटी सभी रीजन में। इसीलिए हम कहते हैं भैया कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। और चौथी बात बेटा, इट इज अवर फंडामेंटल राइट। रिलीजियस फ्रीडम इज अवर फंडा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं? बताओ भाई, सबको पता होगा। इज आवर फंडामेंटल राइट। और इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। फंडामेंटल राइट। समझे भाई? तो ये आपको आंसर सिंपल सा लिख देना है। एग्जाम में है तो कैसे लिखना है सर? ऐसे ही बिल्कुल लाइन से लिखना है। पहले सेकुलरिज्म का डेफिनेशन और फिर वो कौन से प्रोविजन है जो इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाते हैं, ऐसे लाइन से बिल्कुल लिखना है अपन को। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? अब बेटा एक और प्यारा क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है? सबसे पहला चैलेंज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है समझो, जैसे तुम्हारे घर में मान लो बेटा कि खाना बनाना है, तुम्हारी मम्मी ने सबको, सब लोग बैठे, तुम्हारी मम्मी ने पूछा बताओ आज क्या बना है, तो सबने बोला एक साथ यार मटर पनीर की सब्जी बनी। और मटर पनीर की सब्जी बनी। ये एक घर हो गया। दूसरा घर क्या हुआ कि मम्मी आ गई और रात को साग बना दिया, कोई सा भी रोटी बना दी थी मोटे मोटे और दे दिया, बोला ठूसना है तो ठूस वरना बाहर में जा। समझ रहे हो बेटा? तो जिस घर में सबसे पूछ के किया गया वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी है। जिस घर में बिना पूछे बस बन गया, खाना है तो खाओ वरना बाहर में जाओ, वहां पे होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां भी दूसरे घर वाला सीन होता है, मतलब खाना है तो खा वरना बाहर में जा। कैसे होता है सर? कि जो पावर जो होती है बेटा वो श्रंक श्रंक मतलब कुछ लोगों के हाथों में है। कुछ लोगों के हाथों में है जो टॉप पे है, और वही सारे डिसीजंस लेते हैं। बाकी डिसीजन नीचे वाले लोगों से नहीं पूछे जाते। सारे डिसीजंस कुछ लोग ही लेते हैं। तो ये होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरी है बेटा डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में टॉप पोजीशंस पे जो है बेटा सिर्फ एक ही फैमिली है। एक ही फैमिली के लोग होते हैं टॉप पोजीशन पे। और ये बेटा डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरा है। सारे टॉप पोजीशन एक ही फैमिली के लिए होते हैं, उसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा है बेटा मनी एंड मसल पावर। यानी कि पॉलिटिक्स में बेटा पॉलिटिकल पार्टी ना उन लोगों को ज्यादा बुलाती है जिनके पास मनी होता है या फिर मसल होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। उन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा बुलाती है रेदर देन ऐसे आदमी को बुलाना जो सच में लोगों के लिए काम करे। उसको तो कोई जरूरत नहीं है, जो सच में काम कर रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास मनी है, मसल पावर है तो तुम्हें बुलाएंगे। तो ये बेटा सबसे बड़ी चैलेंज है। और चौथा पॉइंट बेटा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। मीनिंगफुल चॉइस की बेटा कमी है। मीनिंगफुल चॉइसेस की बेटा कमी है। यानी कि क्या सीन ये है बेटा कि हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी हैं। कोई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सबकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज की सबकी पॉलिसीज देखो, सबके प्रोग्राम्स देखो तो बिल्कुल सेम है। आइडियोलॉजी देखो तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी भी मैच करती है। यानी उनसे पूछो कि क्या करोगे तो स्कूल बनवाएंगे, चोरी करेंगे, सड़ा पैसा खा जाएंगे, सड़कें तोड़ देंगे, सब एक जैसा ही बोलते हैं बेटा कि हम बहुत काम करेंगे जी, बहुत काम करेंगे। तो वोटर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसको वोट दें। तो ये चार बेटा पॉलिटिकल पार्टीज में चार जो है बेटा चैलेंजेस है। कौन कौन से याद रखना ध्यान से? लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, डायनेस्टिक सक्सेशन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और मनी एंड मसल पावर। एग्जाम में आएगा बेटा ऐसे ही बिल्कुल लाइन वाइज, पहले एक टॉपिक उसके नीचे उसको एक्सप्लेनेशन, फिर टॉपिक उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, टॉपिक एक्सप्लेनेशन, टॉपिक एक्सप्लेनेशन, ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट आर इट्स फीचर? फेडरलिज्म क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? फेडरलिज्म मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट। फेडरलिज्म का मतलब होता है बेटा कि जब पावर को बहुत टाइप्स में बांटा गया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फेडरलिज्म।
जैसे कि समझो यहाँ पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये होता है बेटा फेडरलिज्म का मतलब। थोड़ा फास्ट फास्ट समझा रहा हूँ क्योंकि आई होप आप लोगों ने समझा होगा इन चीजों को। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया था। फीचर्स, फेडरलिज्म की फीचर होती है दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट है। दूसरी फीचर, जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन पे बेटा रूल करती है, कंट्रोल नहीं, सेम सिटीजन पे क्या करती है बेटा, रूल करती है। ठीक है, इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है बेटा, ये कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करेगी, ये जो बेटा ज्यूरिसडिक्शन है, ये ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है ताकि वो लड़े ना। ठीक है, तो ये बेटा तीसरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नेता सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, बिल्कुल गधे होते हैं। तो उसके बाद भी अगर वो लड़ जाए तो कोर्ट्स के पास पावर होता है कि वो रिजॉल्व करती है उनकी लड़ाई। कोर्ट्स क्या करती है बेटा, रिजॉल्व करती है लड़ाइयाँ। पांचवा, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पावर्स को क्लियरली लिखा गया है कि तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा काम करने के लिए। मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट पैसे मांगने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, ना ना, बिल्कुल ना। स्टेट गवर्नमेंट के भी पैसे अलग दे रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अलग खासा दे रखा है कि तुम लोग लड़ो मत। कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें बहुत ही क्लियर लिखी गई है। छठा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बेसिक प्रोविजन चेंज करने हैं, बेसिक प्रोविजन जिसे हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल प्रोविजन, तो फंडामेंटल प्रोविजन कैन बी चेंज्ड बाय ओनली बाय द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब तक दोनों गवर्नमेंट एग्री नहीं होंगी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो। और लास्ट में था कि फेडरलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है डाइवर्सिटी को प्रमोट करना और देश की यूनिटी को स्ट्रेंथन करना। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ये है बेटा फेडरलिज्म के फीचर्स। समझ में आया अच्छे से, चलो भाई। अब आता है बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन कि हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे होती है, लेजिटिमेट कैसे होती है और ट्रांसपेरेंट कैसे होती है, तीनों को बेटा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अकाउंटेबल कैसे होती है भैया, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट मस्ट आंसर इट्स सिटीजन, जो भी उसने किया है बेटा उसके लिए वो आंसरेबल होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, वो जो भी डिसीजन लेती है उस डिसीजन का अच्छा इफेक्ट पड़े या बुरा इफेक्ट पड़े, गवर्नमेंट अपने ऊपर जिम्मेवारी लेती है और आंसर करती है। जैसे कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने सबको आंसर करती थी कि कितने लोग मरे हैं, ऑक्सीजन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट आंसर करती थी। क्यों, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होता है। दूसरा भैया, लेजिटिमेट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो चुना गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चुना गया है, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट क्यों होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो बेटा हमने चुना होता है, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग, जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो जीतने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करती है, इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और लास्ट बेटा ट्रांसपेरेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए वो डिसीजंस किस बेसिस पे लिए हमें जानने का पूरा राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है हमें, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन से हम ये जान सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस कैसे लिए हैं। तो ये बेटा तीन वो चीजें हैं जिसका हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। समझ में आया भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा हमारा जो है पोल साइंस वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री वाला सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हिस्ट्री वाला सेक्शन। भाई, हाँ भाई, तो हिस्ट्री के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बेटा, हिस्ट्री का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये बेटा। हर बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, तो भाई ये क्वेश्चन आदि भी होता तो मैं पक्का ही रोज दे देता, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। What are the main factors responsible for the nationalism in Europe in 19th century? यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे। तो बेटा देखो, पहला फैक्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने की वजह से लोगों में लिबर्टी इक्वालिटी की जो फीलिंग है वो फैली और अल्टीमेटली ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो ग्रो कराने में मदद किया। ठीक है, पहला हो जाएगा बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरा हो जाएगा बेटा रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट होता है जो हमें नेशनल ट्रेडिशंस, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताता है और धीरे धीरे हमारे नेशनल आइडेंटिटी आती है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो, जब भी हमारे स्कूल में गाना बजता है,
देशभक्ति गाना, हमारे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। तो वही है रोमांटिसिज्म बेटा, कि जब हम लोग कल्चरल मूवमेंट यानी नाच के, गा के अपने अंदर नेशनल फीलिंग लाते हैं, तो वो होता है बेटा रोमांटिसिज्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तीसरा, राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास आया जब हमारे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ बेटा, कि एजुकेटेड मिडिल क्लास आया। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है, नेशनलिज्म के ग्रोथ में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस थी बेटा। चौथा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल बेटा जो हमारे वो पड़ी फाइनेंस, जिसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल रूप से हम लोग जो गरीब हुए, ठीक है, फाइनेंशियल हार्डशिप। तो फाइनेंशियल हार्डशिप ने लोगों को ये रीजन दिया कि वो लोग नेशनलिज्म के लिए लड़े। पांचवा हो जाएगा बेटा लैंग्वेज और लिटरेचर। लोगों की लैंग्वेजेस और लोगों की लिटरेचर ने उन्हें मदद किया नेशनल यूनिटी के लिए। क्योंकि पांच फैक्टर इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये पांच फैक्टर। हर एक फैक्टर को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपका एक पेज आने पा जाएगा। समझे भाई? तो ये अब बिल्कुल ऐसे ही आपको पॉइंट्स में लिखना है, जैसे पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे बताया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बेटा अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी की यूनिफिकेशन की कहानी समझो। सबसे पहले बेटा 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के थ्रू जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन ये फेल रही। उसके बाद क्या हुआ कि जब जर्मनी यूनिफिकेशन 1848 में फेल हुआ, तो प्रूशिया नाम के एक स्टेट ने यूनिफिकेशन का जिम्मा अपने ऊपर लिया। किसने? प्रूशिया ने यूनिफिकेशन का जिम्मा अपने ऊपर लिया। Bismarck believed that only princes, not the people, should unite Germany. बिस्मार्क का ये मानना था कि जर्मन यूनिफिकेशन तभी हो पाएगा जब प्रिंसेस साथ में आए, यानी जो जर्मन स्टेट जिनको लाना है उसके प्रिंस, उसके राजा साथ में आए। लोगों के आने से कुछ नहीं होगा। बिस्मार्क ही वो आदमी था जिसने यूनिफिकेशन का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। फिर बिस्मार्क ने क्या किया भैया, और उसने मिलिट्री पावर को यूज किया। क्या यूज किया? मिलिट्री पावर। ब्लड एंड आयरन की उसने पॉलिसी फॉलो की, और फिर तीन लड़ाइयां लड़ी। पहले डेनमार्क के साथ, फिर ऑस्ट्रिया के साथ, और फिर फ्रांस के साथ। और तीनों लड़ाई में अल्टीमेटली प्रूशिया लड़ाई बेटा जीत गया और जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। 18 जनवरी 1878 को कैसर विलियम फर्स्ट ने क्या किया बेटा, जर्मन एम्परर के रूप में बेटा क्राउन हुआ, यानी उसने शपथ लिया जर्मन एम्परर के रूप में। क्लियर? और ऐसे करके बेटा जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला चलो भैया, अगले क्वेश्चन। ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन समझो। 18th सेंचुरी तक ना बेटा ग्रेट ब्रिटेन जैसा कोई देश, इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश, चार अलग अलग आइडेंटिटी के लोग। इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश। इंग्लिश और वेल्स शुरू से ही एक साथ थे। अब ग्रेट ब्रिटेन बनाने के लिए इनको स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड को मिलाना था। तो स्कॉटलैंड के मिलाने की कहानी समझते हैं। स्कॉटलैंड को मिलाने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड को बहुत ही बहलाया फुसलाया और एक्ट ऑफ यूनियन पे साइन करवा लिया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन कराया। इस यूनियन के अकॉर्डिंग, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का पार्ट बन गया। और बना क्या बेटा? ग्रेट ब्रिटेन रेडी हो गया। ग्रेट ब्रिटेन क्या हो गया बेटा? रेडी हो गया। छोटा सा ग्रेट ब्रिटेन रेडी हो गया। क्लियर भाई? अब जब एक बार ग्रेट ब्रिटेन बन गया, तो इन्होंने स्कॉटलैंड के लोगों को क्या करना गया? सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। स्कॉटलैंड के कल्चर को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक लोग रहते थे, कैथोलिक एक रिलीजन है, तो जो भी कैथोलिक लोग रहते थे उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कैथोलिक लोगों को उनकी जो लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज, उसको बोलने से रोकने लगे। और अल्टीमेटली उन्होंने फिर सप्रेस किया, लेकिन क्या था, अब तो यूनिफिकेशन हो चुका था। अब बारी थी कि स्कॉटलैंड को तो मिला लिया, अब आयरलैंड को कैसे मिलाएं? तो आयरलैंड को मिलाने के लिए इन्होंने क्या किया भैया, कि आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। इन्होंने दोनों लोगों को बांट दिया, और ऐसा तगड़ा बांटा। द ब्रिटिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर द कैथोलिक। ब्रिटिश ने वहां के प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया कि तुम कैथोलिकों को कूटो। और फिर जब प्रोटेस्टेंट कूटने लगे, तो उन्होंने जबरन आयरलैंड को में अपने दिया, बोला कि तुम लोग लड़ करके मर जाओगे, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें स्टार्ट। चलो भाई। हाँ भाई, तो अब देखते हैं बेटा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है बेटा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या है बेटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीडीएम और एनसीएम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेटा एनसीएम हुआ था। कब हुआ था सर एनसीएम? 1921 में हुआ था।
और सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था भैया? 1930 में हुआ था। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? एनसीएम में देखो बेटा, एनसीएम में कहा गया था ना कि ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है, नॉट टू कॉपरेट, नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स। सीडीएम में क्या कहा गया था भैया? कि कॉपरेट तो करना ही नहीं है, रिफ्यूज टू कॉपरेट, और कॉलोनियल लॉज है उसको भी ब्रेक करना है, यानी लॉ भी उनके नहीं मानने हैं, इसमें ये बात कही गई थी। दूसरा पॉइंट, विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। औरतों ने बेटा पार्टिसिपेट नहीं किया था किसमें? एनसीएम में औरतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसमें बेटा लार्ज नंबर्स में औरतों ने पार्टिसिपेट किया था, सीडीएम में बहुत ज्यादा नंबर्स में औरतों ने पार्टिसिपेशन किया था। थर्ड पॉइंट क्या है भैया? मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। इसमें बेटा मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट ज्यादा किया था, क्योंकि खिलाफत के साथ स्टार्ट हुआ था ना, आप लोगों को पता होगा खिलाफत के साथ ही एनसीएम स्टार्ट हुआ था, तो मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे बेटा जो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था ना, वो बहुत ही लुकवार्म था, यानी बहुत मतलब लुकवार्म मतलब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन था, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम लीग में बहुत ज्यादा ज्वाइन हो चुके थे। एनसीएम है बेटा, जो एनसीएम, वो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या हो गया था बेटा? कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, एनसीएम को बंद कर दिया गया था। और जब सीडीएम कब बंद हुआ भैया? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन जो पैक्ट है बेटा, उसके बाद सीडीएम को बंद किया गया। अब याद रखो बेटा, एनसीएम स्टार्ट किया गया था, उसका गोल क्या था भैया? उसका गोल था स्वराज या सेल्फ रूल ऑब्टेन करना, सेल्फ रूल या स्वराज ऑब्टेन करना, ठीक है बेटा। इसमें कहते हैं स्टेटस ऑफ डोमिनियन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन जो बेटा सीडीएम था, उस ओनली ऑब्जेक्टिव था बेटा टोटल इंडिपेंडेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भैया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस गेन करना। तो ये है बेटा सीडीएम और एनसीएम में डिफरेंस, और ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप समझे होगे आप लोग। अब आता है बेटा अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट कल्चर ने बेटा चिल्ड्रंस की लाइफ को, विमेन की लाइफ को, वर्कर्स की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया? प्रिंट कल्चर ने बेटा, तो देखो भैया, इन पास्ट मेनी चिल्ड्रन कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैड टू वर्क। पहले क्या होता था बेटा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उन्हें काम करना पड़ता था। फिर क्या हुआ? विद द राइज ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड स्टोरीज, मोर चिल्ड्रन वर एबल टू लर्न एंड राइट। जैसे बुक्स आई बेटा, तो बुक्स आने के साथ साथ क्या हुआ कि बच्चे जो है स्कूल जाने लगे, स्कूल में उन्हें बुक्स मिलने लगी पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ? लिटरेसी रेट काफी ज्यादा बढ़ने लगी। 1857 में एक चिल्ड्रन प्रेस की शुरुआत हुई, चिल्ड्रंस प्रेस वाज क्रिएटेड इन फ्रांस विच फोकस्ड ऑन लिटरेसी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो 1857 में चिल्ड्रन प्रेस की शुरुआत हुई। बाद में जर्मनी में जो ग्रीम ब्रदर्स थे बेटा, ग्रीम ब्रदर्स, उन्होंने क्या किया? बहुत सारी जो थी वो ट्रेडिशनल फोक टेल्स की किताबें लिखी ताकि बच्चों को पसंद आए। ग्रीम ब्रदर्स ने एक ऐसी बुक बेटा रेडी की, ऐसी बुक रेडी की जिस बुक में ना क्या लिखा रहता था? टेल्स लिखे रहते थे, टेल्स। टेल्स मतलब होता है कि प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी रहती थी, ताकि बच्चे पढ़ के उसमें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ पाए उनको। ठीक, तो ये ऐसे करके बेटा प्रिंटिंग ने चिल्ड्रंस की लाइफ को इफेक्ट किया। विमेन की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया? विमेन डिड नॉट गेट एज मनी अपॉर्चुनिटीज टू रीड एंड राइट एज मैन। औरतों को पढ़ने की तो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती थी पहले यूरोप में। एज बुक्स बिकेम चीपर, मोर वीमेन बिगेन टू रीड एंड लर्न न्यू थिंग्स। जैसे जैसे बुक्स सस्ती होने लगी, यूरोप में बुक्स प्रिंट होने लगी, तो क्या हुआ बेटा? औरतें जो थी ना वो बुक्स पढ़ने लगी, औरतें बुक्स क्या करने लगी बेटा? पढ़ने लगी। सम बेस्ट नोवेलिस्ट जैसे कि जेनी ऑस्टिन और ब्रॉन्टी सिस्टर्स, इन्होंने औरतों के बारे में बहुत ज्यादा लिखा, औरतों की लाइफ के बारे में लिखा। और इन लाइफ से क्या हुआ बेटा? बहुत से लोगों ने जब उनकी कहानियां पढ़ी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर की औरतों को पढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट किया, बाहर भेजने के लिए रेडी हो गए वे लोग। तो ग्रीम ब्रदर्स ने बच्चों के लिए बेटा बहुत कुछ लिखा, और ब्रॉन्टी सिस्टर्स और जैन ऑस्टिन ने औरतों के लिए कहानी लिखी, जो कि औरतों को लाइफ पे अच्छा इंपैक्ट डाला। वर्कर्स की लाइफ पे बेटा, वर्कर्स की लाइफ पे कैसे इंपैक्ट पड़ा? lending libraries were started in 17th century. By the 19th century, the number of libraries in England increased as working hours were reduced. Print books gave workers chance to learn and feel empowered. पहले तो बेटा वर्कर्स जो थे ना वो लाइब्रेरीज में जा जाके पढ़ते थे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि वर्कर्स जो थे उनके काम के घंटे कम हो गए, तो वे लोग ना ज्यादा लाइब्रेरीज में जाने लगे, और जब वे लोग पढ़ने लगे ना, तो वर्कर्स में क्या हुआ कि वो इंपावर फील करने लगे, बहुत ज्यादा इंपावर फील करने लगे। जैसे एक वर्कर थे थॉमस वुड, वो बता रहे थे, तो वो ना पुराने पुराने न्यूज़पेपर ना रेंट पे लेके पढ़ते थे, और उनके पास क्या होता था? रीड देम बाय फायर बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड कैंडल्स। और वो क्या करते थे कि फायर्स यानी स्ट्रीट लाइट्स के पास कभी कभी आग जला के, जहां पे वो आग सेकते थे, वहां पे बैठ के पढ़ते थे, ताकि उनके पास मोमबत्ती खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो आग के सामने बैठ के पढ़ते थे। और वर्कर्स पढ़ने के बाद कैसे हो गए भैया? इंपावर हो गए,
कॉन्फिडेंट हो गया वर्कर्स। तो ऐसे करके प्रिंटिंग ने चिल्ड्रंस की लाइफ को, वुमेन की लाइफ को और वर्कर्स की लाइफ को असर किया। हिस्ट्री के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके पढ़ेंगे भाई? इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो याद रखना बेटा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो होता है एक स्मॉल ग्रुप होता है ऑफ पीपल। इसमें आप लिख सकते हो 10 to 15 विमेन। पीपल की जगह आप लिख सकते हो बेटा ज्यादातर औरतें होती हैं इस ग्रुप में। ठीक है, जो एक साथ आते हैं ये लोग, दे कम टुगेदर टू सेव मनी, पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को फाइनेंशियली। क्लियर? इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन बेटा, कलेक्ट सेविंग फ्रॉम मेंबर्स एंड ऑफर लो इंटरेस्ट लोन। सारे मेंबर्स से सेविंग कलेक्ट करना और फिर उन्हीं मेंबर्स को लो इंटरेस्ट पे लोन्स देना। जैसे कि मान लो 10 मेंबर है, सभी मेंबर से 100 रुपीज कलेक्ट किए, तो कितने होंगे भैया? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज को किसी भी नीडी मेंबर को दे देना, और उसके लिए जब देना तो इंटरेस्ट रेट जो है बेटा, रेट इसको बहुत ही लो रखते थे। ठीक है, समझ में आया आप लोग? दूसरा पॉइंट क्या भैया, जब ये लोन्स देते थे ना बेटा, तो कोई कोलैटरल नहीं मांगते थे। जैसे जिस आदमी को 1000 रुपए की जरूरत है उसे 1000 रुपए दे देंगे, बदले में उस आदमी को कुछ नहीं देना होगा। जैसे मुझे 1000 रुपए की जरूरत है तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1000 रुपए ले लूंगा, मुझे उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा कि ये ले मेरा गहना, ये ले मेरा माला, ये ले मेरा मंगलसूत्र, ऐसे कुछ कोलैटरल नहीं देना पड़ता है इसमें, लोन विदाउट कोलैटरल मिलता है। तीसरा बेटा, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, हेल्थ डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, सोशल एक्टिविटीज होती है इसमें। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हेल्थ इश्यूज पे बात होती है, एजुकेशन, सोशल एक्टिविटी, इन सब चीजों पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है लोगों का। और चौथा पॉइंट है बेटा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के मदद से बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, ये सोशल इश्यूज को डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है। क्लियर? घरों में जो होते हैं, जब औरतें एक साथ इकट्ठा होती है पैसे देने के लिए, तो वो और भी सोशल इश्यूज के बारे में बात करती हैं। जैसे कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सोशल इशू, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस इससे रुकती है, डॉरी, ये सब चीजें ना बेटा रुकती है किससे? हम लोग जब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से। तो ये बेटा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का काम है क्या, कि लो रेट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना। दूसरा, बिना कोलेटरल के लोन देना। तीसरा, स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करना। और चौथा हो जाएगा सोशल इश्यूज डिस्कशन करना, एजुकेशन, हेल्थ इत्यादि पे बातें करना। है भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्वेश्चन है? आरबीआई के काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या काम है भाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला काम देखो, समझो इसको ध्यान से। पहला काम है इशू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करता है बेटा। इसमें देखो 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप लोग इसको सिर्फ 5 पॉइंट याद करने हैं। लेकिन याद रखना एक बात, एग्जाम में जब भी लिखोगे ना, तो इसमें आपको ऐड करना है, हर एक लाइन में 2 लाइनें ऐड करनी है, एक पॉइंट से 2 लाइनें ऐड करनी है। और ये तभी ऐड कर पाओगे जब सुनोगे अच्छे से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा क्या करता है? नोट्स, इंडिया में नोट्स इशू करता है, करेंसी इशू करता है। इसका ओनली अथॉरिटी है जो इसको नोट इशूज करने के राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए बेटा बैंक का काम करता है, यानी गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स जो है आरबीआई में सेव करती है, गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। तो गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कौन करता है? आरबीआई। लेट सपोज स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, तो पैसे कहां से लेगा? कर्ज चाहिए तो आरबीआई से लोन ले लेगा, आरबीआई से बेटा लोन ले लेगा। ठीक है, वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए तो वो भी आरबीआई से लोन ले लेते हैं। तो क्या है कि ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है, बैंकों के लिए बैंकर का काम करती है। अगर बैंकों को पैसा जमा करना है, बैंकों को भी बेटा पैसा कहाँ जमा करते हैं? आरबीआई में, आरबीआई में जमा करते हैं। जितने भी बैंक है ना, तुम अपना पैसा बैंक में जमा करते हो और ये सारे बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं। तो बैंकों के लिए बैंक कौन है? आरबीआई है। चौथा बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इस देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो सारे फॉरेन एक्सचेंज को कौन मैनेज करता है? सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? देख बेटा, जैसे हमारे घर में गहने होते हैं, क्यों क्यों होते हैं गहने? पहनने के लिए नहीं होते गहने, याद रखना। गहने इसलिए होते हैं ताकि घर में कभी दिक्कत आएगी तो हम उन गहनों को बेच के घर चला पाएंगे। हर एक देश के पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज होता है। वो फॉरेन एक्सचेंज वो देश तब बेचता है ना, जब उसमें सबसे ज्यादा उस देश की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सबसे वर्स्ट होती है, सबसे बेकार फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो आरबीआई ही वो सारे फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के रखता है और मैनेज करता है। ठीक है भैया, तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, महंगाई जो होती है ना बेटा, महंगाई, महंगाई को कंट्रोल कौन करता है भैया? हमारा आरबीआई करता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे डेप्थ कंट्रोल,
तो छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये बेटा आरबीआई के कुछ क्या हुए, वर्क्स हुए, क्या हुए बेटा आरबीआई के। सातवां बेटा, लोन लोन एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। लोन एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कौन, आरबीआई बेटा। ये आरबीआई की बेटा काम है, बैंक कितना लोन दे रहे हैं, कितना रेट पे लोन दे रहे हैं, लोन देने के बाद क्या फार्मर्स को परेशान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी लोन पे करो, ये सब आरबीआई देखता रहता है। समझ में आया आप लोगों को बेटा, ज्यादा रेट पे कभी भी बैंक्स लोन नहीं दे सकते क्योंकि आरबीआई उनको मॉनिटर करता है। तो ये है बेटा आरबीआई का पूरा काम। एग्जाम में बेटा ऐसे ही आपको पॉइंट्स में लिखने हैं और फिर उन पॉइंट्स को इलाबोरेट करना है। अगला है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस। बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। आपके घर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा, पड़ोस में करता होगा, तो आपको पता होगा वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है मोमोज बेचना। मोमोज बेचने का जो काम है बेटा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब इसमें डिफरेंस काफी इजीली तुम लोगों को समझ में आ पाएगा। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो लॉज से चलता है, लॉ के अकॉर्डिंग। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई लॉ नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता बेटा, मन क्या बेचा, नहीं मन क्या नहीं बेचा। इसमें वर्किंग कंडीशन बेटा बहुत अच्छी होती है, इसमें वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और पेंशन भी मिलता है, इसमें तो ना पेंशन मिलता है ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसमें वेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें वेजेस बहुत कम होते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, नौकरी से कोई तुम्हें हटा नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब है। इसमें बेटा जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है, किसी के दुकान पे तुम काम कर रहे हो, मोमोज बेच रहे हो, अगले दिन ही तुम्हें मना कर देगा, तो क्या हुआ सर हम अपना ठेला लगा लेंगे। एग्जाम्पल बेटा गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स या फिर स्मॉल शॉप्स। तो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है भाई। चल अगला क्वेश्चन भाई, फॉर्मल एरिया ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल एरिया ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस लिखो भाई। देख भाई, फॉर्मल एरिया ऑफ क्रेडिट यानी कि बैंकों में कभी कभी लोन मांगने गए हो आप लोग, ये बैंक्स में लोन होता है। कभी कभी हमारे पास पैसों की ज्यादा जरूरत होती है ना, तो मोटा लाला के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, मोटा लाला, ठीक है। ये है हमारा मोटा लाला, ठीक है भैया। ये मोटा लाला के पास कभी कभी जाते हैं। तो बेटा जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो बैंक्स होते हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो मोटा लाला होता है, समझो भाई। इसका इंटरेस्ट रेट काफी लो होता है फॉर्मल सेक्टर में, इंटरेस्ट रेट लो होता है, बैंक जो होते हैं लो इंटरेस्ट पे ज्यादा पैसा नहीं लेते, लो इंटरेस्ट पे तुम्हें लोन दे देंगे। लाला जो होगा ना बेटा वो हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा, तो मतलब 1,000 रुपए अगर तुमने दिए तो ब्याज इतना लेगा ना कि तुम्हारा मतलब समझो वॉट लग जाएगी, तो इसमें हाई इंटरेस्ट होता है। दूसरा, बैंकों में डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तभी लोन मिलेगा, लाला को कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऐसे ही लोन दे देगा, तुम्हें जानता होगा लोन दे देगा वो। जो बेटा फॉर्मल सेक्टर होता है इनके लोन को आरबीआई ना मॉनिटर करता है कि रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। लाला को कोई मॉनिटर नहीं करता, लाला अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसको कोई मॉनिटर नहीं करता। बैंकों में बेटा लोन चाहिए अगर फॉर्मल सोर्स में, तो तुम्हें कोलैटरल देना पड़ेगा, तुम्हें अपने जमीन के डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे, ताकि तुम अगर लोन ना दे पाओ तो उसके पास कुछ हो जिससे कि वो मैनेज कर पाए, कोलैटरल देना पड़ेगा। लाला को कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, लाला तुम्हें मार के सारे पैसे ले लेगा अगर तुम नहीं दोगे तो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में बैंक्स, इसके एग्जांपल में लैंडलॉर्ड्स। आई होप आपको बेटा फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस समझ में आया होगा, फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में अंतर समझ में आया होगा। अब है बेटा क्या, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में। ये वाला चीज बेटा देखो समझो ध्यान से, टेक्नोलॉजी इनेबल्स रैपिड ग्लोबल कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी की वजह से बेटा कम्युनिकेशन हम काफी अच्छे से कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब मान लो कि अमेरिका में बैठे किसी आदमी से बेटा तुम्हें बात करना हो, तो टेक्नोलॉजी ने काफी इजी बना दिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, इससे किसी डिफरेंट कंट्री में बैठे लोगों से हम इजीली बातें कर सकते हैं, मिनटों में बातें कर सकते हैं। दूसरा बेटा क्या है, टेक्नोलॉजी इनेबल्स आउटसोर्सिंग एंड रिमोट वर्क। इंटरनेट मेक्स इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल अराउंड द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो बेटा दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन तो हो गया। दूसरा, अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए किसी, जैसे अमेरिका में कौन सा मौसम चल रहा है इस समय, ठीक है बेटा, अमेरिका में एजुकेशन का फैसिलिटी कैसे है, वहां पे तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पता करना है वहां की यूनिवर्सिटीज कितना चार्ज लेती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन ना टेक्नोलॉजी की वजह से इजीली पा सकते हो। कैसे भैया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा इंटरनेट आ गया है, और इंटरनेट की वजह से हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में कितना पैसा लगता है। और चौथी चीज बेटा ट्रांसपोर्टेशन, अगर लेट सपोज हमें जाना है अमेरिका पढ़ने के लिए, तो ये नहीं कि हम 5 साल बैलगाड़ी में बैठेंगे
और धीरे धीरे टुकुर टुकुर करके जाएंगे, तब तक बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। तो टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन में काफी हेल्प किया है। कैसे? कम्युनिकेशन से हम लोग इजीली बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन यानी पूरी दुनिया को हम लोग घंटों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन बेटा पढ़ने से अच्छा है कि ये 3 लाइन अच्छे से समझ लो। अगर ये 3 लाइन अच्छे से समझ में आए बेटा, तो कमेंट में लिखना एक बार थैंक यू सर, जरूर जरूर लिखना एक बार थैंक यू सर। तो बेटा हमने इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन, भाई लोग हमने इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कवर खत्म कर लिया है। अब हम लोग बेटा जियोग्राफी सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जियोग्राफी सेक्शन से देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनरल्स क्या है, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, और कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देख भाई, मिनरल्स का मतलब होता है मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ। मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो धरती के अंदर पाया जाता है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है बिल्कुल ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है भैया, मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो धरती के अंदर पाया जाता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। मिनरल्स ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भैया? इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और बेटा 5 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है मिनरल्स। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, क्रैक्स के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में बेटा बेड्स और लेयर्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में। सरफेस रॉक्स में भी मिनरल पाया जाता है बेटा, सरफेस रॉक में मिनरल पाया जाता है। चौथा, एल्यूवियल डिपॉजिट यानी कि बेटा प्लेसर डिपॉजिट में भी, एल्यूवियल डिपॉजिट समझते हो? नदियों के पास बेटा एल्यूवियल डिपॉजिट जो होता है वहां पे भी मिनरल पाए जाते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट को ही प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। और पांचवा बेटा ओशियन वाटर में मिनरल पाया जाता है। याद रखना, मिनरल बेटा 5 जगहों पे पाया जाता है। ये 5 जगह इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी बेटा वीवीआई है। ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इस बार फीलिंग आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स में पाया जाता है, एल्यूवियल डिपोजिट के रूप में और ओशन वाटर के रूप में। इनमें मिनरल सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रबर के प्रोडक्शन के लिए, रबर के प्रोडक्शन के लिए बेटा, रबर के प्रोडक्शन के लिए हमारी जो, यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे सुनो ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग इसका एसेस ले लो जल्दी से, और इस वाले क्वेश्चन में बेटा ध्यान से समझो। हर एक लाइन में बेटा तुम्हें, हर एक लाइन में ना तुम्हें एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 मार्क्स में आएगा ना तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हर एक में तुम्हें एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा। तो इसके जल्दी से एसेस ले लो, मैं हट जाता हूँ। स्टार्ट, चलो भाई। हाँ भाई, तो अब देखते हैं बेटा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है बेटा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या है बेटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीडीएम और एनसीएम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेटा एनसीएम हुआ था, कब हुआ था सर एनसीएम? 1921 में हुआ था। और सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था भैया? 1930 में हुआ था। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? एनसीएम में देखो बेटा, एनसीएम में कहा गया था ना कि ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है, नॉट टू कॉपरेट, नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स। सीडीएम में क्या कहा गया था भैया? कि कॉपरेट तो करना ही नहीं है, रिफ्यूज टू कॉपरेट, कॉलोनियल लॉज है उसको भी ब्रेक करना है, यानी लॉ भी उनके नहीं मानने हैं। इसमें ये बात कही गई थी। दूसरा पॉइंट, विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। औरतों ने बेटा पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसमें? एनसीएम में औरतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसमें बेटा लार्ज नंबर्स में औरतों ने पार्टिसिपेट किया था। सीडीएम में बहुत ज्यादा नंबर्स में औरतों ने पार्टिसिपेशन किया था। थर्ड पॉइंट क्या है भैया? मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। इसमें बेटा मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट ज्यादा किया था, क्योंकि खिलाफत के साथ स्टार्ट हुआ था ना, आप लोगों को पता होगा खिलाफत के साथ ही एनसीएम स्टार्ट हुआ था। तो मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे बेटा जो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था ना, वो बहुत ही लुकवार्म था, यानी बहुत मतलब लुकवार्म मतलब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन था, क्योंकि मुस्लिम सब मुस्लिम लीग में बहुत ज्यादा ज्वाइन हो चुके थे। एनसीएम है बेटा, जो एनसीएम, वो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या हो गया था बेटा? होल्ड ऑफ कर दिया गया था, एनसीएम को बंद कर दिया गया था। और जब सीडीएम कब बंद हुआ भैया? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन जो पैक्ट है बेटा, उसके बाद सीडीएम को बंद किया गया। अब याद रखो बेटा, एनसीएम स्टार्ट किया गया था, उसका गोल क्या था भैया? उसका गोल था स्वराज या सेल्फ रूल ऑब्टेन करना, सेल्फ रूल या स्वराज ऑब्टेन करना। ठीक है बेटा, इसमें कहते हैं स्टेटस ऑफ डोमिनियन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन जो बेटा सीडीएम था, उसका ओनली ऑब्जेक्टिव था बेटा टोटल इंडिपेंडेंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भैया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस गेन करना।
तो ये है बेटा सीडीएम और एनसीएम में डिफरेंस, और ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप समझे होगे आप लोग। अब आता है बेटा अगला क्वेश्चन एक, कि प्रिंट कल्चर ने बेटा चिल्ड्रंस की लाइफ को, विमेन की लाइफ को, वर्कर्स की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया, प्रिंट कल्चर ने बेटा। तो देखो भैया, इन पास्ट मेनी चिल्ड्रन कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैड टू वर्क। पहले क्या होता था बेटा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उन्हें काम करना पड़ता था। फिर क्या हुआ, विद द राइज ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड स्टोरीज मोर चिल्ड्रन वर एबल टू लर्न एंड राइट। जैसे बुक्स आई बेटा, तो बुक्स आने के साथ साथ क्या हुआ कि बच्चे जो है स्कूल जाने लगे, स्कूल में उन्हें बुक्स मिलने लगी पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ, लिटरेसी रेट काफी ज्यादा बढ़ने लगी। 1857 में एक चिल्ड्रन प्रेस की शुरुआत हुई। चिल्ड्रंस प्रेस वाज क्रिएटेड इन फ्रांस विच फोकस्ड ऑन लिटरेसी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो 1857 में चिल्ड्रन प्रेस की शुरुआत हुई। बाद में जर्मनी में जो ग्रीम ब्रदर्स थे बेटा, ग्रीम ब्रदर्स, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो थी वो ट्रेडिशनल फोक टेल्स की किताबें लिखी ताकि बच्चों को पसंद आए। ग्रीम ब्रदर्स ने एक ऐसी बुक बेटा रेडी की, ऐसी बुक रेडी की जिस बुक में ना क्या लिखा रहता था, टेल्स लिखे रहते थे। टेल्स, टेल्स मतलब होता है कि प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी रहती थी, ताकि बच्चे पढ़ के उसमें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ पाए उनको। ठीक, तो ये ऐसे करके बेटा प्रिंटिंग ने चिल्ड्रंस की लाइफ को इफेक्ट किया। विमेन की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया, विमेन डिड नॉट गेट एज मनी अपॉर्चुनिटीज टू रीड एंड राइट एज मैन। औरतों को पढ़ने की तो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती थी पहले यूरोप में। एज बुक्स बिकेम चीपर, मोर वीमेन बिगेन टू रीड एंड लर्न न्यू थिंग्स। जैसे जैसे बुक्स सस्ती होने लगी, यूरोप में बुक्स प्रिंट होने लगी, तो क्या हुआ बेटा, औरतें जो थी ना वो बुक्स पढ़ने लगी। औरतें बुक्स क्या करने लगी बेटा, पढ़ने लगी। सम बेस्ट नोवेलिस्ट जैसे कि जेनी ऑस्टिन और ब्रॉन्टी सिस्टर्स, इन्होंने औरतों के बारे में बहुत ज्यादा लिखा, औरतों की लाइफ के बारे में लिखा। और इन लाइफ से क्या हुआ बेटा, बहुत से लोगों ने जब उनकी कहानियां पढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर की औरतों को पढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट किया, बाहर भेजने के लिए रेडी हो गए वे लोग। तो ग्रीम ब्रदर्स ने बच्चों के लिए बेटा बहुत कुछ लिखा, और ब्रॉन्टी सिस्टर्स और जैन ऑस्टिन ने औरतों के लिए कहानी लिखी, जो कि औरतों को लाइफ पे अच्छा इंपैक्ट डाला। वर्कर्स की लाइफ पे बेटा, वर्कर्स की लाइफ पे कैसे इंपैक्ट पड़ा, lending libraries were started in 17th century. By the 19th century, the number of libraries in England increased as working hours were reduced. Print books gave workers chance to learn and feel empowered. पहले तो बेटा वर्कर्स जो थे ना वो लाइब्रेरीज में जा जाके पढ़ते थे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि वर्कर्स जो थे उनके काम के घंटे कम हो गए, तो वे लोग ना ज्यादा लाइब्रेरीज में जाने लगे। और जब वे लोग पढ़ने लगे ना, तो वर्कर्स में क्या हुआ कि वो इंपावर फील करने लगे, बहुत ज्यादा इंपावर फील करने लगे। जैसे एक वर्कर थे थॉमस वुड, वो बता रहे थे, तो ना पुराने पुराने न्यूज़पेपर ना रेंट पे लेके पढ़ते थे। और उनके पास क्या होता था, रीड देम बाय फायर बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड कैंडल्स। और वो क्या करते थे कि फायर से यानी स्ट्रीट लाइट्स के पास कभी कभी आग जला के, जहां पे वो आग सेकते थे वहां पे बैठ के पढ़ते थे, ताकि उनके पास मोमबत्ती खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वो आग के सामने बैठ के पढ़ते थे। और वर्कर्स पढ़ने के बाद कैसे हो गए भैया, इंपावर हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए वर्कर्स। तो ऐसे करके प्रिंटिंग ने चिल्ड्रंस की लाइफ को, वुमेन की लाइफ को और वर्कर्स की लाइफ को असर किया। हिस्ट्री के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके पढ़ेंगे भाई, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो याद रखना बेटा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो होता है एक स्मॉल ग्रुप होता है ऑफ पीपल। इसमें आप लिख सकते हो 10 to 15 विमेन। पीपल की जगह आप लिख सकते हो बेटा ज्यादातर औरतें होती हैं इस ग्रुप में। ठीक है, जो एक साथ आते हैं ये लोग, दे कम टुगेदर टू सेव मनी, पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को फाइनेंशियली। क्लियर, इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन बेटा, कलेक्ट सेविंग फ्रॉम मेंबर्स एंड ऑफर लो इंटरेस्ट लोन। सारे मेंबर्स से सेविंग कलेक्ट करना और फिर उन्हीं मेंबर्स को लो इंटरेस्ट पे लोन्स देना। जैसे कि मान लो 10 मेंबर है, सभी मेंबर से 100 रुपीज कलेक्ट किए, तो कितने होंगे भैया, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज को किसी भी नीडी मेंबर को दे देना। और उसके लिए जब देना तो इंटरेस्ट रेट जो है बेटा, रेट इसको बहुत ही लो रखते थे। ठीक है, समझ में आया आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या भैया, जब ये लोन्स देते थे ना बेटा, तो कोई कोलैटरल नहीं मांगते थे। जैसे जिस आदमी को 1000 रुपए की जरूरत है उसे 1000 रुपए दे देंगे, बदले में उस आदमी को कुछ नहीं देना होगा। जैसे मुझे 1000 रुपए की जरूरत है तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1000 रुपए ले लूंगा, मुझे उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा कि ये ले मेरा गहना, ये ले मेरा माला, ये ले मेरा मंगलसूत्र, ऐसे कुछ कोलैटरल नहीं देना पड़ता है इसमें, लोन विदाउट कोलैटरल मिलता है। तीसरा बेटा, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, हेल्थ डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, सोशल एक्टिविटीज होती है इसमें। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हेल्थ इश्यूज पे बात होती है, एजुकेशन, सोशल एक्टिविटी, इन सब चीजों पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है लोगों का। और चौथा पॉइंट है बेटा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के मदद से बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है बेटा, ये सोशल इश्यूज को डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है। क्लियर? घरों में जो होते हैं, जब औरतें एक साथ इकट्ठा होती है पैसे देने के लिए, तो वो और भी सोशल इश्यूज के बारे में बात करती हैं। जैसे कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सोशल इशू डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस इससे रुकती है। डॉरी, ये सब चीजें ना बेटा रुकती है किससे? हम लोग जब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से। तो ये बेटा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का काम है क्या? कि लो रेट पे इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना। दूसरा, बिना कोलेटरल के लोन देना। तीसरा, स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करना। और चौथा हो जाएगा सोशल इश्यूज डिस्कशन करना, एजुकेशन, हेल्थ इत्यादि पे बातें करना। चलो भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सा क्वेश्चन है? आरबीआई के काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या काम है भाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला काम देखो, समझो इसको ध्यान से। पहला काम है इशू ऑफ करेंसी। करेंसी को इशू करता है बेटा। इसमें देखो 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं। आप लोग इसको सिर्फ 5 पॉइंट याद करने हैं, लेकिन याद रखना एक बात, एग्जाम में जब भी लिखोगे ना, तो इसमें आपको ऐड करना है। हर एक लाइन में 2 लाइनें ऐड करनी है। एक पॉइंट से 2 लाइनें ऐड करनी है। और ये तभी ऐड कर पाओगे जब सुनोगे अच्छे से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा क्या करता है? नोट्स, इंडिया में नोट्स इशू करता है, करेंसी इशू करता है। इसका ओनली अथॉरिटी है जो इसको नोट इशूज करने के राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए बेटा बैंक का काम करता है। यानी गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स जो है आरबीआई में सेव करती है। गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। तो गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कौन करता है? आरबीआई। लेट सपोज स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, तो पैसे कहां से लेगा? कर्ज चाहिए तो आरबीआई से लोन ले लेगा। आरबीआई से बेटा लोन ले लेगा, ठीक है। वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए तो वो भी आरबीआई से लोन ले लेते हैं। तो क्या है कि ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है। बैंकों के लिए बैंकर का काम करती है। अगर बैंकों को पैसा जमा करना है, बैंकों को भी बेटा पैसा कहाँ जमा करते हैं? आरबीआई में। आरबीआई में जमा करते हैं। जितने भी बैंक है ना, तुम अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, और ये सारे बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं। तो बैंकों के लिए बैंक कौन है? आरबीआई है। चौथा बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इस देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो सारे फॉरेन एक्सचेंज को कौन मैनेज करता है? सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? देख बेटा, जैसे हमारे घर में गहने होते हैं, क्यों क्यों होते हैं गहने? पहनने के लिए नहीं होते गहने, याद रखना। गहने इसलिए होते हैं ताकि घर में कभी दिक्कत आएगी तो हम उन गहनों को बेच के घर चला पाएंगे। हर एक देश के पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज होता है। वो फॉरेन एक्सचेंज वो देश तब बेचता है ना, जब उसमें सबसे ज्यादा उस देश की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सबसे वर्स्ट होती है, सबसे बेकार फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो आरबीआई ही वो सारे फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के रखता है और मैनेज करता है। ठीक है भैया? तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, महंगाई जो होती है ना बेटा, महंगाई, महंगाई को कंट्रोल कौन करता है भैया? हमारा आरबीआई करता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे डेप्थ कंट्रोल, तो छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये बेटा आरबीआई के कुछ क्या हुए, वर्क्स हुए। क्या हुए बेटा? आरबीआई के। सातवां बेटा, लोन, लोन एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। लोन एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कौन? आरबीआई बेटा। ये आरबीआई की बेटा काम है। बैंक कितना लोन दे रहे हैं, कितना रेट पे लोन दे रहे हैं, लोन देने के बाद क्या फार्मर्स को परेशान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी लोन पे करो, ये सब आरबीआई देखता रहता है। समझ में आया आप लोगों को बेटा? ज्यादा रेट पे कभी भी बैंक्स लोन नहीं दे सकते, क्योंकि आरबीआई उनको मॉनिटर करता है। तो ये है बेटा आरबीआई का पूरा काम। एग्जाम में बेटा ऐसे ही आपको पॉइंट्स में लिखने हैं और फिर उन पॉइंट्स को इलाबोरेट करना है। अगला है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस। बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। आपके घर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा, पड़ोस में करता होगा, तो आपको पता होगा, वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है मोमोज बेचना। मोमोज बेचने का जो काम है बेटा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब इसमें डिफरेंस काफी इजीली तुम लोग को समझ में आ पाएगा। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो लॉज से चलता है, लॉ के अकॉर्डिंग। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई लॉ नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता बेटा। मन क्या बेचा, नहीं मन क्या नहीं बेचा। इसमें वर्किंग कंडीशन बेटा बहुत अच्छी होती है, इसमें वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और पेंशन भी मिलता है। इसमें तो ना पेंशन मिलता है ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसमें वेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें वेजेस बहुत कम होते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, नौकरी से कोई तुम्हें हटा नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब है। इसमें बेटा जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है। किसी के दुकान में तुम काम कर रहे हो, मोमोज बेच रहे हो, अगले दिन ही तुम्हें मना कर देगा, तो क्या हुआ सर, हम अपना ठेला लगा लेंगे। एग्जाम्पल बेटा गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स या फिर स्मॉल शॉप्स।
तो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है भाई, चल अगला क्वेश्चन भाई। फॉर्मल एरिया ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल एरिया ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस लिखो भाई। देख भाई, फॉर्मल एरिया ऑफ क्रेडिट यानी कि बैंकों में कभी कभी लोन मांगने गए हो आप लोग, ये बैंक्स में लोन होता है। कभी कभी हमारे पास पैसों की ज्यादा जरूरत होती है ना, तो मोटा लाला के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? मोटा लाला। ठीक है, ये है हमारा मोटा लाला। ठीक है भैया, ये मोटा लाला के पास कभी कभी जाते हैं। तो बेटा जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो बैंक्स होते हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो मोटा लाला होता है। समझो भाई, इसका इंटरेस्ट रेट काफी लो होता है फॉर्मल सेक्टर में। इंटरेस्ट रेट लो होता है, बैंक जो होते हैं लो इंटरेस्ट पे ज्यादा पैसा नहीं लेते, लो इंटरेस्ट पे तुम्हें लोन दे देंगे। लाला जो होगा ना बेटा, वो हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा। वो मतलब 1,000 रुपए अगर तुमने दिए तो ब्याज इतना लेगा ना कि तुम्हारा मतलब समझो वॉट लग जाएगी। तो इसमें हाई इंटरेस्ट होता है। दूसरा, बैंकों में डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तभी लोन मिलेगा। लाला को कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऐसे ही लोन दे देगा, तुम्हें जानता होगा लोन दे देगा वो। जो बेटा फॉर्मल सेक्टर होता है, इनके लोन को आरबीआई ना मॉनिटर करता है कि रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। लाला को कोई मॉनिटर नहीं करता, लाला अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसको कोई मॉनिटर नहीं करता। बैंकों में बेटा लोन चाहिए अगर फॉर्मल सोर्स में, तो तुम्हें कोलैटरल देना पड़ेगा, तुम्हें अपने जमीन के डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे, ताकि तुम अगर लोन ना दे पाओ तो उसके पास कुछ हो जिससे कि वो मैनेज कर पाए। कोलैटरल देना पड़ेगा। लाला को कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, लाला तुम्हें मार के सारे पैसे ले लेगा अगर तुम नहीं दोगे तो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में बैंक्स, इसके एग्जांपल में लैंडलॉर्ड्स। आई होप आपको बेटा फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस समझ में आया होगा। फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में अंतर समझ में आया होगा। अब है बेटा क्या, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में। ये वाला चीज बेटा देखो, समझो ध्यान से। टेक्नोलॉजी इनेबल्स रैपिड ग्लोबल कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी की वजह से बेटा कम्युनिकेशन हम काफी अच्छे से कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब मान लो कि अमेरिका में बैठे किसी आदमी से बेटा तुम्हें बात करना हो, तो टेक्नोलॉजी ने काफी इजी बना दिया है। जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, इससे किसी डिफरेंट कंट्री में बैठे लोगों से हम इजीली बातें कर सकते हैं, मिनटों में बातें कर सकते हैं। दूसरा बेटा क्या है, टेक्नोलॉजी इनेबल्स आउटसोर्सिंग एंड रिमोट वर्क। इंटरनेट मेक्स इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल अराउंड द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो बेटा, दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन तो हो गया। दूसरा, अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए किसी, जैसे अमेरिका में कौन सा मौसम चल रहा है इस समय, ठीक है बेटा, अमेरिका में एजुकेशन का फैसिलिटी कैसे है, वहां पे तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पता करना है वहां की यूनिवर्सिटीज कितना चार्ज लेती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन ना टेक्नोलॉजी की वजह से इजीली पा सकते हो। कैसे भैया? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा इंटरनेट आ गया है, और इंटरनेट की वजह से हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में कितना पैसा लगता है। और चौथी चीज बेटा ट्रांसपोर्टेशन। अगर लेट सपोज हमें जाना है अमेरिका पढ़ने के लिए, तो ये नहीं कि हम 5 साल बैलगाड़ी में बैठेंगे और धीरे धीरे टुकुर टुकुर करके जाएंगे, तब तक बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। तो टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन में काफी हेल्प किया है। कैसे? कम्युनिकेशन से हम लोग इजीली बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन यानी पूरी दुनिया को हम लोग घंटों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन बेटा पढ़ने से अच्छा है कि ये 3 लाइन अच्छे से समझ लो। अगर ये 3 लाइन अच्छे से समझ में आए बेटा, तो कमेंट में लिखना एक बार थैंक यू सर, जरूर जरूर लिखना एक बार थैंक यू सर। तो बेटा हमने इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन, भाई लोग हमने इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कवर खत्म कर लिया है। अब हम लोग बेटा जियोग्राफी सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जियोग्राफी सेक्शन से देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनरल्स क्या है, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, और कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देख भाई, मिनरल्स का मतलब होता है मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ। मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो धरती के अंदर पाया जाता है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है बिल्कुल ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है भैया, मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो धरती के अंदर पाया जाता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। मिनरल्स ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भैया? इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और बेटा 5 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है मिनरल्स। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, क्रैक्स के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में बेटा बेड्स और लेयर्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में। सरफेस रॉक्स में भी मिनरल पाया जाता है बेटा, सरफेस रॉक में मिनरल पाया जाता है। चौथा, एल्यूवियल डिपॉजिट यानी कि बेटा प्लेसर डिपॉजिट में भी, एल्यूवियल डिपॉजिट समझते हो, नदियों के पास बेटा एल्यूवियल डिपॉजिट जो होता है वहां पे भी मिनरल पाए जाते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट को ही प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं।
और पांचवा बेटा ओशियन वाटर में मिनरल पाया जाता है। याद रखना मिनरल बेटा 5 जगहों पे पाया जाता है। ये 5 जगह इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बेटा वीवीआई है। ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इस बार फीलिंग आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स में पाया जाता है, एल्यूवियल डिपोजिट के रूप में और ओशन वाटर के रूप में। इनमें मिनरल सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रबर के प्रोडक्शन के लिए, रबर के प्रोडक्शन के लिए बेटा, रबर के प्रोडक्शन के लिए हमारी जो, यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे सुनो ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग इसका एसेस ले लो जल्दी से, और इस वाले क्वेश्चन में बेटा ध्यान से समझो। हर एक लाइन में बेटा तुम्हें, हर एक लाइन में ना तुम्हें एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर 5 मार्क्स में आएगा ना तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हर एक में तुम्हें एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा। तो इसका जल्दी से एसेस ले लो, मैं हट जाता हूँ। हाँ भाई, तो अब सुनो ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन है बेटा रबड़ के लिए। रबड़ के लिए क्या है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले तो अपने अपन को रबड़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पता है लिख दो, कि रबड़ का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, टायर्स बनाने में यूज होता है, इंडस्ट्रीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें आप रबड़ के लिए लिख सकते हो। और फिर क्या करना है ना, ये जो पॉइंट्स है बेटा, इनको एज इट इज नहीं लिखना है, क्योंकि मैं तो देखो कम वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें इसको पूरे 2 लाइन में 3 लाइन में लिखना है। जैसे कि टेम्परेचर, रबड़ के लिए बेटा कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो तुम लिखोगे बेटा, द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ रबर इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 37 सेंटीमीटर। दिस टेम्परेचर प्रोवाइड्स अ गुड अमाउंट ऑफ रबर टू ग्रो। ऐसे करके एक अच्छा सा आंसर लिखोगे, ठीक है भैया। तो 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर टेम्परेचर की जरूरत होती है। रेनफॉल कितना चाहिए, 2000 से 3000 mm। जनरली बेटा एनसीईआरटी में सेंटीमीटर में लिखा रहता है, तो 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक टेम्परेचर चाहिए, सॉरी रेनफॉल चाहिए होता है, एनुअल रेनफॉल रबड़ के लिए। ठीक है बेटा, एमएम में याद, मन करे एमएम में याद कर लो, जनरली एनसीईआरटी में सेंटीमीटर में लिखा रहता है, तो सेंटीमीटर में याद कर लो। सॉइल कौन सा चाहिए सर रबर के लिए, लेटेराइट सॉइल या एलुवियल सॉइल, दोनों में से कोई सॉइल, दोनों ही बेस्ट है, लेटेराइट और एलुवियल। और रबर की खेती कहाँ कहाँ पे होती है इंडिया में, तो केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। ये वो स्टेट्स हैं जो रबड़ को ग्रो करते हैं। इंडिया जो है वो रबड़ का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और रबड़ भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर, कॉटन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो कॉटन के लिए टेम्परेचर 21 to 30। एक तो मैं राज की बात बता दूं, राज की बात, 21 to 30 सब में लिख देना बेटा। 21 to 30 कोई भी क्रॉप आए, 21 to 30 लिख देना, कोई भी क्रॉप आए, ये है राज की बात। 21 to 30 लिख देना, बस काम चल जाएगा। रेनफॉल का क्या सीन है सर, रेनफॉल देखो याद रखना, 50 सेंटीमीटर से 100 या 120 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 100 या 120 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। कॉटन के लिए तो सबको पता है सॉइल, ब्लैक सॉइल, कॉटन के लिए सॉइल सबको पता है, ब्लैक सॉइल। और कहाँ कहाँ कॉटन का होता है बेटा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इंडिया में, इंडिया जो है बेटा कॉपर कॉटन प्रोडक्शन में टोटली रिलायबल है, सेल्फ रिलायबल, सॉरी सेल्फ रिलायंट बेटा, माफ करना बेटा, सेल्फ रिलायंट यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, सेल्फ रिलायंट है कौन, इंडिया, कॉटन प्रोडक्शन में बेटा। ठीक है, अब बेटा सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का, सॉइल इरोजन को कैसे रोकेंगे। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पहला तरीका है कंटोर प्लगिंग। कंटोर प्लगिंग मतलब होता है कि कंटोर लाइंस के अलोंग प्लगिंग करने से क्या होता है बेटा, कि जो वाटर है वो स्लोप में नहीं जाता है। कंटोर लाइंस क्या होती है सर, जैसे मान लो किसी खेत का स्लोप ऐसे है, ऐसे है खेत का स्लोप, देख रहे हो ऐसे खेत का स्लोप है, तो ट्रैक्टर ऐसे जाएगा तो मिट्टी को ऐसे 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 करके रोकेगा। ठीक है, तो जब भी वाटर आएगा ना, तो ये वाला पार्ट उसे बहने से रोकेगा। तो मिट्टी जनरली बह के नीचे नहीं जाती है जब हम लोग कंटोर प्लगिंग करते हैं। याद कैसे करोगे, प्लगिंग अलोंग द कंटोर लाइंस डज नॉट अलाउ टू वाटर टू गो डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कंटोर प्लगिंग। दूसरी है बेटा टेरेस फार्मिंग। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, कि द टेरेस इज मेड, रूफ नहीं टेरेस, टेरेस इज मेड बाय कटिंग स्टेयर्स ऑन द स्लोप। स्लोप पे क्या करते हैं बेटा, हम टेरेस बना देते हैं, और इस टेरेस की वजह से बेटा सॉइल इरोजन नहीं होता है। समझे, जैसे ऐसे स्लोप होगा तो सारा मिट्टी ऐसे आके बह जाएगी, लेकिन हमने क्या किया, इस स्लोप को, हमने इस स्लोप को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया।
तो अब क्या होगा ना कि मिट्टी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अब यहाँ से बह के नीचे नहीं जाएगी, या फिर यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो क्या होता है बेटा, टेरेस फार्मिंग करने से, जब हम लोग स्टेप्स में फार्मिंग करते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। तीसरा है बेटा स्ट्रिप कल्टीवेशन। स्ट्रिप कल्टीवेशन क्या होता है कि एक खेत में बेटा अलग अलग तरह के पौधे लगा दो, जैसे एक लाइन में ये वाले पौधे और एक लाइन में ये वाले पौधे, फिर अगले लाइन में ये वाले पौधे और फिर दूसरे अगले लाइन में फिर ये वाले पौधे। तो एक ही खेत में अलग अलग स्ट्रिप बना के फार्मिंग करते हैं। तो मिट्टी जो है बेटा, मिट्टी जो है वो उड़ के कहीं नहीं जाती, क्योंकि ये सारे जो है ना अलग अलग तरह के पौधे पैक्ड होते हैं, तो मिट्टी को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। इसे कहते हैं बेटा स्ट्रिप कल्टीवेशन, जिसमें हम लोग एक फील्ड को स्ट्रिप्स बनाते हैं और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास लगाते हैं अब क्रॉप्स के बीच में। और सबसे लास्ट आता है बेटा सेल्टर बेल्ट। सेल्टर बेल्ट यहाँ पे इमेज से समझ लो ध्यान से, ये खेत होता है बेटा, खेत के आसपास पेड़ लगा दो ऐसे। खेत की जो बेटा पगडंडी है, बाउंड्री जिसे हम कहते हैं खेत की, उस बाउंड्री पे ऐसे पेड़ लगा दो। जब तुम पूरे खेत में ऐसे पेड़ लगा दोगे बाउंड्री पे, तो जब भी बेटा कहीं से हवा आने की कोशिश करेगी, आंधी बहुत तेज, तो आंधी खेत में अंदर नहीं जा पाएगी और मिट्टी उड़ के कहीं और नहीं जाएगी। या फिर बहुत तेज बारिश भी आएगी ना, तो ये सारे पेड़ ना बारिश को खेत में आने से रोकेंगे और खेत के अंदर जो सॉइल है बेटा वो सेफ रहेगी। इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है बेटा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर फॉर द क्रॉप्स। क्या करते हैं, खेतों के बाउंड्री पे ट्रीज लगा देते हैं ताकि एक शेल्टर बने। ठीक है, तो ये थे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी के कवर किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस की बेटा आप लोग जो पीडीएफ फाइल है ना, वो लिंक से डाउनलोड कर लोगे। नीचे जो है लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो और खूब मन लगा के पढ़ते रहो बेटा। फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।